Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. Welcome back to our channel, and today we are going to discuss some important multiple choice question and its answers on biodiversity. तो आज का जो हमारा सेशन रहने वाला है, यहाँ पर हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि आपके बायोडाइवर्सिटी और आपकी जैव विविधता सम्मेलन पर बेस्ड होंगे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके यूनिट 9 के क्वेश्चंस हैं, पेपर 1 के। ये यूनिट 9 है आपकी पेपर 1 की, वह है आपकी पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। तो यहाँ से हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इस यूनिट से 5 क्वेश्चंस आपके पुटअप होते हैं आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम में, ठीक है। तो आपके यूजीसी नेट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग आज जो हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। तो वीडियो को विदाउट स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखिए, ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस ना हो, और साथ ही साथ उसके साथ जो हम आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं वो आप एक्वायर कर सकें, वो इन्फॉर्मेशन आपसे स्किप ना हो। सो फर्स्टली वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप हमारे चैनल पर नए हैं तो यूजीसी नेट एग्ज़ाम की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ओके गाइस, सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद आवर टॉपिक। तो सबसे पहले वीडियो को क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के बारे में जान लेंगे जैव विविधता की। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर आपको दिया है कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में 2 to 14 जून 1992 को आयोजित पृथ्वी शिखर सम्मेलन में अनुबंधित पार्टियों में जैव विविधता के संरक्षण तथा दस्तावेज में निर्धारित अनुच्छेद 1 से 42 को सुनिश्चित करने पर सहमति बनी। तो देखिए क्या ब्राज़ील का जो शहर है आपका रियो डी जेनेरियो, यहाँ पर क्या हुआ था, पृथ्वी शिखर सम्मेलन हुआ था, और ये पृथ्वी शिखर सम्मेलन 2 से 14 जून 1992 को हो रहा था। उसी दौरान कुछ अनुबंधित पार्टियां थी जिन्होंने की बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के और उसके जो दस्तावेज में निर्धारित अनुच्छेद थे 1 से 42 उनको सुनिश्चित करने पर सहमति बनाई गई। सबके सब तैयार हुए। इस पर विश्व के 156 देशों और यूरोपीय समुदाय ने हस्ताक्षर किए। ये जो सहमति बनी थी, इस सहमति पर भारत ने भी हस्ताक्षर किए हैं। और इस अधिवेशन के अनुसार जो जैव विविधता की परिभाषा है वो कुछ इस प्रकार है। उसकी डेफिनेशन को हम देख लेते हैं। आपके धरातलीय, महासागरीय एवं अन्य जलीय पारिस्थितिक तंत्रों में उपस्थित अथवा उससे संबंधित तंत्रों में पाए जाने वाले जीवों के बीच विभिन्नता जैव विविधता है। देखिए अब क्या है जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी की अगर हम बात करें तो आपकी लैंड पर, आपके टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, आपके ओशियनिक मराइन इकोसिस्टम में और बाकी एक्वाटिक इकोसिस्टम्स में जो भी डाइवर्सिटी पाई जाती है एनिमल्स के बीच में, ठीक है, वह आपकी जैव विविधता कहलाती है। अब ये जो जैव विविधता है ये सिर्फ अप्लाई नहीं होती एनिमल्स के लिए, बल्कि ये प्लांट्स के लिए भी अप्लाई होती है। पेड़ पौधों में भी जो हमें भिन्नताएं दिखाई देती हैं वो भी आपकी जैव विविधता के अंतर्गत आता है। अब यहाँ पर बात आती है कि भिन्नताएं क्या है। तो देखिए एक ही जानवर की अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं, जानवर हमारे अलग अलग पाए जाते हैं, यही विभिन्नता है। जैसे कि हमारा जो लैंड इकोसिस्टम की अगर हम बात करें तो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में आप देखेंगे कौन कौन देखते हैं टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, आप लॉयन देखते हैं, रैट भी देखते हैं, ग्रास हॉपर देखते हैं। तो देखिए अलग अलग तरह के जानवर यहाँ पर पाए जा रहे हैं। ये क्या है,
यही बायोडाइवर्सिटी है। फिर अगर हम किसी एक एनिमल की बात कर ले तो उसमें जो अलग अलग वैरायटी पाई जाती है वह हमारी जैव विविधता है। जैसे कि अगर हम स्नेक की बात करें तो स्नेक ही आपके कई तरह के होते हैं, आपका कोबरा होता है, करैट होता है, ठीक है, वाइपर होता है। तो इस तरह से यहाँ पर सांप की ही अलग अलग प्रजातियाँ हैं, यही जैव विविधता है, ठीक है। आई होप आपको बायोडाइवर्सिटी क्लियर हुई होगी। आगे बढ़ेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ दिस सेशन। सो the first question says that how many goals are there in the convention on biological diversity। अब जब ये जैव विविधता सम्मेलन हुआ था, इसमें इसके क्या उद्देश्य थे, क्या इसके एम थे, कितने एम थे, क्वेश्चन पूछा है ये। तो क्या 1 थे, 2 थे, 3 थे या 4 थे? सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 3। जो मेन गोल्स थे आपके कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जैव विविधता सम्मेलन में जो उद्देश्य निर्धारित किए गए थे वह थे आपके 3। कौन कौन से थे? तो फर्स्ट जो था वो था आपका कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब बायोडाइवर्सिटी का संरक्षण करना, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसी काफ़ी प्रजातियां हैं हमारे यहाँ पर जो कि विलुप्ति की कगार पे हैं और कुछ तो विलुप्त हो चुकी हैं। जैसे कि अब डायनासोर्स हैं, ये एक्सटिंक्ट एनिमल्स हैं, ये अब नहीं पाए जाते हैं। इसी तरह से जो हमारे कुछ और स्पीशीज़ हैं, जैसे कि आपका टाइगर है, वो भी आपका विलुप्ति की कगार पे था, तभी टाइगर एक्ट बनाया गया, ठीक है, टाइगर कंजर्वेशन एक्ट बनाया गया। तो इसी तरह से काफ़ी एनिमल्स ऐसे हैं जो कि हमारे विलुप्ति की कगार पे, जो कि ख़त्म होने की कगार पर है। तो उनका क्या करा जाए, उनका संरक्षण करा जाए। जो अब आपका एक सींग वाला गैंडा होता है, ठीक है, वो भी विलुप्ति की कगार पे। तो इस तरह से इन एनिमल्स का संरक्षण करने के लिए जो जैव विविधता सम्मेलन है उसका पहला उद्देश्य रहा था। दूसरा रहा था कि सस्टेनेबल यूज़ किया जाए इनके कंपोनेंट्स का। जैसे अब सस्टेनेबल यूज़ की अगर हम बात करें कंपोनेंट्स का, तो मतलब जो एनिमल्स हैं उनसे हमें जो कंपोनेंट मिलते हैं उनका हम इस्तेमाल सस्टेनेबल करें, यानी कि सतत उसका हम प्रयोग करें। फॉर एग्जांपल जैसे कि हाथी के जो दांत होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली होते हैं, तो फिर हम उनका इस्तेमाल क्या करें, इम्पॉर्टेंट ही जब हमें हो तभी हम करें, ऐसा नहीं कि अपने निजी फ़ायदे के लिए हम उनके दांत का इस्तेमाल करें, ठीक है। हमें सस्टेनेबल यूज़ करना होगा उनसे मिलने वाले प्रोडक्ट्स का, ठीक है। जैसे काफ़ी एनिमल्स हैं जिनकी स्किन बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल होती है, तो उनकी स्किन अगर हम निकालेंगे तो इट मीन्स वो डेड हो रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कम हो रहे हैं। तो इसलिए हमें सस्टेनेबल यूज़ करना है उनसे मिलने वाले कंपोनेंट्स का, ताकि उनको हम कंजर्व कर सकें। और जो थर्ड गोल था वो था आपका शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स अराइजिंग फ्रॉम जेनेटिक रिसोर्स। अब उनसे उनके जो जेनेटिक रिसोर्सेस हैं उनसे जो हमें बेनिफिट मिलते हैं उनकी हम इक्विटेबल शेयरिंग करें, ठीक है। कैसी शेयरिंग करें, इक्विटेबल शेयरिंग करें जेनेटिक रिसोर्सेस की। तो ये जो थे ये 3 उद्देश्य थे आपके जैव विविधता सम्मेलन के। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इन विच ईयर द कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी साइन, यानी कि जैव विविधता सम्मेलन पर हस्ताक्षर कब हुए थे। देखिए हमने स्टार्टिंग में ही बात की थी कि जो पृथ्वी शिखर सम्मेलन रियो डी जेनेरियो में हुआ था ब्राज़ील के, वो आपका 1992 में हुआ था। उसी के तहत इस जैव विविधता सम्मेलन पर सहमति बनी थी। तो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, 1992। जो ये कन्वेंशन है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, इसको अगर हम इसकी डेट की बात करें तो इसको 5 जून 1992 को साइन किया था, ठीक है। और इसको कहाँ साइन किया था तो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, रियो डी जेनेरियो में इसको साइन किया गया था। और यहाँ पर आपकी
पार्टीज़ की अगर हम बात करें तो 196 पार्टीज़ थी और 168 सिग्नेटरीज थी, यानी कि यहाँ पर जो आपके सेक्रेटरी जनरल थे यूनाइटेड स्टेट के, वो कैसे थे, डिपॉजिटरी थे। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट वेयर डिड द 10th कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP which happened to the convention on biological diversity take place, यानी कि जो 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी, तो उसके बारे में भी यहाँ पर देखेंगे। ऑप्शन नंबर 1 इज इंडिया, चाइना, रशिया एंड जापान। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जापान। जो आपकी 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी वो कहाँ हुई थी, जापान में हुई थी। ठीक है, अब हम अगर बात करें तो जो कन्वेंशन था बायोडाइवर्सिटी का वो आपका 1992 में तो साइन हुआ था, लेकिन ये फोर्स में कब आया था, तो ये फोर्स में आया था आपका 29 दिसंबर 1993 को साइन हुआ था। 5 जून 1992 को फोर्स में आया था, 29 दिसंबर 1993 में। ठीक है, फिर हमसे क्वेश्चन पूछा है इसकी 10th COP का, तो 2010 में 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज़ की। ठीक है, जैव विविधता सम्मेलन पर कब 2010 में हुई थी, अक्टूबर 2010 में हुई थी। और कहाँ हुई थी, तो जापान के नगोया में ये 10th कॉन्फ्रेंस हुई थी पार्टीज की। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन जापान। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट which one of the following where the convention on biological diversity dealt with। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शंस दिए हैं और आपसे पूछा गया है कि जो जैव विविधता सम्मेलन है वो किसके साथ डील करता है। ठीक है, तो ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट इज, इसको थोड़ा छोटा करें ताकि सारे ऑप्शन एक साथ नजर आए। यस, शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी। क्या रिजल्ट को शेयर किया जाए, रिसर्च के रिजल्ट को शेयर किया जाए जेनेटिक रिसोर्स के कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ, या फिर शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद द एनिमी नेशन, जो राष्ट्र का दुश्मन है उससे। तो बिल्कुल नहीं है, आप आपके कोई भी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है तो वो क्या अपने दुश्मन से शेयर करते हो, बिल्कुल नहीं। एनिमी आते ही ये ऑप्शन तो आप बिल्कुल काट देंगे एक ही नज़र में, बिल्कुल कन्फ्यूजन होने की कोई बात नहीं है यहाँ पर। नेक्स्ट, शेयरिंग द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद हु ऑफर हाई प्राइस। अब यहाँ पर बात आती है कि उसके साथ शेयर करें आप रिसर्च के रिजल्ट को, जेनेटिक रिसोर्स के रिसर्च के रिजल्ट को उसके साथ शेयर करें जो आपको हाई प्राइस थे। तो देखिए ये बिल्कुल रॉन्ग है। अगर हम किसकी बात करें, ह्यूमैनिटी की बात करें, तो ये ऑप्शन भी आपका कट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका नेवर शेयर द रिजल्ट ऑफ रिसर्च ऑफ जेनेटिक रिसोर्स, कि जेनेटिक रिसोर्स के रिजल्ट को कभी शेयर ही ना करें, ऐसा भी नहीं है। सो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, कि हमें जो जेनेटिक रिसोर्स की रिसर्च का जो रिजल्ट है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी के साथ में शेयर करना चाहिए, क्योंकि जो हमारा जैव विविधता सम्मेलन है वो डील करता है इसी इशू से। ठीक है, जो रिसर्च का रिजल्ट है उसके शेयरिंग के इशू से ही डील करता है और डेवलपमेंट से डील करता है फ्रॉम दी कमर्शियल ऑफ जेनेटिक रिसोर्स विद द कॉन्ट्रैक्टिंग पार्टी, जो कि ऐसी रिसोर्सेज को प्रोवाइड करती है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन। एंड दिस क्वेश्चन says that when did the Cartagena Protocol on Biosafety adopted। अब कार्टेजेना प्रोटोकॉल बायोसेफ्टी पर कब अडॉप्ट किया गया था, तो देखिए जो ये कार्टेजेना प्रोटोकॉल है बायोसेफ्टी पर, इसको बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल के नाम से भी जाना जाता है और ये आपका जनवरी 2000 में अडॉप्ट किया गया था। जो बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल है क्लियरली कहती है कि वो प्रोडक्ट्स जो कि नई टेक्नोलॉजी से हैं वो बेस्ड होने चाहिए प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल पर। क्या कहता है ये बायोसेफ्टी प्रोटोकॉल, ये कहता है कि जो भी प्रोडक्ट्स नई टेक्नोलॉजी से बने हैं वो किस पर बेस्ड होने चाहिए, वो आपके प्रीकॉशनरी प्रिंसिपल पर बेस्ड होने चाहिए, मतलब हमें प्रिकॉशंस लेने चाहिए उनके।
ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जनवरी 2000, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट द फर्स्ट ऑर्डिनरी मीटिंग ऑफ द पार्टीज ऑफ कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टुक प्लेस इन द ईयर 1994। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो पहली ऑर्डिनरी मीटिंग हुई थी पार्टीज की जैव विविधता सम्मेलन पर वो 1994 में हुई थी। तो यस सही है, ये मैंने अभी आपको बताया था ना कि 1993 में वो फोर्स में आया था जैव विविधता सम्मेलन। तो जब फोर्स में आएगा उसके बाद ही तो कोई मीटिंग होगी, उसके बनने के बाद उस लॉ के। तो ये कब हुई थी आपकी 1994 में हुई थी, मंथ ऑफ नवंबर, ठीक है, नवंबर का महीना था। नवंबर और दिसंबर के मंथ में 1994 में ये मीटिंग हुई थी। और ये मीटिंग हुई कहाँ थी ये भी याद रखना है, तो ये आपकी नसाओ में हुई थी, बहामास, इन बहामास, ठीक है। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट व्हेन डिड द नगोया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्स अडॉप्टेड। अब यहाँ पूछा है कि जो नगोया प्रोटोकॉल है, ठीक है, वो कब जो है एक्सेस में आई थी जेनेटिक रिसोर्स की। तो नगोया प्रोटोकॉल आप सभी को पता है नगोया प्रोटोकॉल क्यों लाई गई थी, तो ये आपके जैव विविधता संरक्षण के लिए ही नगोया प्रोटोकॉल को लाया गया था। तो ये कब आया था, तो ये जो नगोया प्रोटोकॉल है ये बना कहाँ था, तो ये आपका नगोया में बना था, जापान के नगोया में। और ये फोर्स में आया था आपका 12 अक्टूबर 2014 को। इसके जो उद्देश्य थे वो वही सेम ही था कि इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए उन बेनिफिट्स की जो कि आपके अराइज होते हैं जेनेटिक रिसोर्स के यूटिलाइजेशन से, ठीक है। सो द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 29 अक्टूबर 2010। लेकिन इसको एक्सेस में कब आया था ये नगोया प्रोटोकॉल, तो 29 अक्टूबर 2010 को ये एक्सेस में आया था। और फोर्स में ये कब आया था, तो ये फोर्स में आपका 12 अक्टूबर 2014 को आया था। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट which event provided conditions for high levels of biological diversity in India। यहाँ पर आपसे पूछा है कि जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है इंडिया में वो कौन सा इवेंट प्रोवाइड करता है उसके हाई लेवल को। क्या बायोलॉजिकल इवेंट्स इन द एटमॉस्फेयर, जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द रिवर, बायोलॉजिकल इवेंट्स इन द रिवर्स, या फिर जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द लैंड मास। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज जियोलॉजिकल इवेंट्स इन द लैंड मास। अब कैसे, तो उसको एक बार डिस्कस कर लेते हैं। देखिए क्या हुआ था, एक सिंगल कॉन्टिनेंट था वो स्प्लिट हुआ था। कब स्प्लिट हुआ था, 17 मिलियन ईयर्स अगो पहले एक कॉन्टिनेंट स्प्लिट हुआ था। और उस कॉन्टिनेंट के स्प्लिट होने से क्या बना थे, हमारे नॉर्दर्न और सदर्न कॉन्टिनेंट्स बने थे, ठीक है, इंडिया के साथ। और गोंडवाना लैंड एक पार्ट था गोंडवाना लैंड का उसके साथ, और बाकी दूसरे कॉन्टिनेंट्स के साथ, ठीक है। तो वहाँ पर ही हमारी हाई लेवल की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी दिखाई देती है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट कि हम क्यों कहते हैं या फिर हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एज वन ऑफ द बायोरिच नेशन, जो हमारा इंडिया है वो एक बायोरिच नेशन है। तो ऐसा हम क्यों कहते हैं, ऑप्शंस देखेंगे। फर्स्ट ऑप्शन इज बिकॉज ऑफ इट्स ग्रेट वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, इसके एनिमल और प्लांट्स की ग्रेट वेराइटी की वजह से कहते हैं। या फिर बिकॉज ऑफ इट्स लो वेराइटी ऑफ प्लेनेट्स एंड एनिमल्स, यहाँ प्लांट्स ही होगा, ठीक है, प्लांट्स और एनिमल्स की लो वैरायटी की वजह से कहा जाता है। या फिर मोर पॉपुलेशन की वजह से कहा जाता है ह्यूमंस की, या फिर ज़्यादा पोल्यूशन की वजह से कहा जाता है। देखिए जब नेगेटिव की बात आएगी तो वहाँ पर रिचनेस का नाम नहीं होगा पोल्यूशन, तो यहाँ पर ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। ह्यूमन पॉपुलेशन की वजह से भी नहीं कहा जाता है। लो वैरायटी है तो फिर रिच कैसे होगा, इसलिए ये ऑप्शन भी कट हो जाएगा। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, कि हम इंडिया को बायो रिच नेशन क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें प्लांट्स की और एनिमल्स की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिलती है। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट
into how many terms Whittaker described for measuring biodiversity over spatial scales। अब स्पेशल स्केल्स के लिए विटेकर ने कितनी टर्म्स में डिवाइड किया था बायोडाइवर्सिटी के मेजरमेंट को? तो देखिए 1972 की अगर हम बात करें तो विटेकर ने 3 टर्म्स बताई थी डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए। ठीक है, पहली टर्म क्या थी? विटेकर ने कितनी टर्म्स दी थी? 3 टर्म्स दी थी। पहली टर्म थी अल्फा, सेकेंड टर्म थी आपकी बीटा एंड थर्ड टर्म थी आपकी गामा। तो डाइवर्सिटी को मेजर करने के लिए विटेकर ने ये 3 टर्म्स दी थी। कब दी थी? 1972 में दी थी। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 3। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट Who introduced the term hotspot of diversity? अब जो डाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट है उस टर्म को किसने इंट्रोड्यूस किया था? तो 1988 में जो हॉटस्पॉट थे बायोडाइवर्सिटी के, जो कि हमारे एग्जिबिट हुए थे हाई स्पीशीज रिचनेस की वजह से, या फिर हम कह सकते हैं हाई स्पीशीज एंडेमिज्म की वजह से, वो किसके द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे? वो आपके मायर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किए गए थे। ठीक है, हॉटस्पॉट को क्वालिफाई करने के लिए एक रीज़न, कब कहेंगे कि ये रीज़न जो है ये हॉटस्पॉट में आता है? जब कहेंगे जब वहाँ पर आपको 1500 स्पीशीज़ दिखाई दें, किसकी? वास्कुलर प्लांट्स की, और इट शुड लॉस्ट एट लीस्ट 70% ऑफ इट्स ओरिजिनल हैबिटेट, तब हम उसको हॉटस्पॉट यहाँ पर मार्क करेंगे। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट हाउ मैनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज Yes. Sorry for disturbance. सो हम स्टार्ट करते हैं फिर से, थोड़ा सा इशू हो गया था। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12। हाउ मैनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज आर देयर इन दी वर्ल्ड? यहाँ पर आपसे कहा गया है कि अगर हम वर्ल्ड की बात करें तो यहाँ पर आपकी कितनी मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं वर्ल्ड में। ठीक है, सो 1998 में जो कंजर्वेशन इंटरनेशनल है उसने आइडेंटिफाई किया कि 17 मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं। ठीक है, सो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब जी जो टर्म है मेगा डाइवर्स कंट्री, ये रेफर करती है एनी वन ऑफ द ग्रुप ऑफ नेशन की, जो नेशन के ग्रुप है उनमें से किसी भी एक ग्रुप ऑफ नेशन से जो कि कंटेन करता है मेजॉरिटी ऑफ अर्थ स्पीसीज, यानी कि अर्थ पे जो स्पीशीज़ पाई जाती हैं वो किस नेशन में सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं, एंड हाई नंबर ऑफ एंडेमिक स्पीशीज़, और जो विलुप्त की कगार पर स्पीशीज़ हैं वो भी सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती हैं। तो कितनी ऐसी मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ हैं? तो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ 17 हैं, यानी कि ये वो कंट्रीज़ हैं या फिर ये वो ग्रुप है नेशंस का जहाँ पर कि अर्थ स्पीशीज़ की मेजॉरिटी स्पीशीज़ पाई जाती हैं और यहाँ पर एंडेमिक स्पीशीज़ भी सबसे ज़्यादा नंबर में पाई जाती हैं। आगे बढ़ेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ, देखेंगे सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट इंडिया इज़ वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्रीज अमंग 17 नेशंस, यानी कि जो अभी 17 नेशंस के बारे में हमने जाना था मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ के, तो क्या उसमें इंडिया हमारी
पे आती है, मतलब वन ऑफ द मेगा डाइवर्स कंट्री है, बिल्कुल एक मेगा डाइवर्स कंट्री के अंतर्गत आता है हमारा इंडिया। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। देखेंगे सेशन का लास्ट क्वेश्चन एंड दिस क्वेश्चन सेज दैट हाउ मैनी % ऑफ द वर्ल्ड्स स्पीशीज फाउंड इन इंडिया। इंडिया में वर्ल्ड की स्पीशीज का कितना परसेंटेज पाया जाता है। तो अगर हम इंडिया की बात करें तो अभी हम ऑलरेडी जाना कि जो इंडिया है हमारी वो एक मेगा डाइवर्स कंट्री है, ठीक है, और यहाँ पर ओनली 2.4% जो है लैंड एरिया का वर्ल्ड के, वहाँ पर आपकी 7.8% ऑफ द स्पीशीज ऑफ द वर्ल्ड पाई जाती हैं, ठीक है। तो जो हमारी इंडिया है यहाँ पर अराउंड 7.8% पाया जाता है टोटल स्पीशीज़ का, मतलब वर्ल्ड में जितनी भी स्पीशीज़ है उसका 7.8 इंडिया में पाया जाता है, ठीक है। और ये हमारी कैसी कंट्री है, मेगा डाइवर्स कंट्री है, और इस पे यहाँ पर 2.4% है आपके वर्ल्ड के लैंड एरिया का। आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स में शेयर करें ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, कोई कमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई विल बी कमिंग बैक विद सम न्यू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।